औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, बात करते हैं जी आज के दिन के हवाले से। बहुत मसरूफ़ दिन और GHQ में होने वाली तकरीब पे बात करेंगे। फिर इसके बाद जो इस्तीफ़े हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो चारों असम्बली से खान साहब ने इस्तीफ़े दिए उस पर बात करेंगे। फिर आज़म स्वाति साहब जो है और फ़वाद चौधरी साहब की मसरूफियात उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जनाब, आज GHQ में चेंज ऑफ कमांड के हवाले से एक पुरवकार तकरीब मुनाक़द की गई, जिसमें हमारे आला सिविल और फौजी हुकाम ने शिरकत की। जनरल आसम मुनीर साहब ने नए आर्मी चीफ की हैसियत से अपने नए ओहदे का चार्ज ले लिया। जनरल बाजवा साहब जो हैं वो आज रुखसत हो गए, उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है। उनका 6 साला दौर था जी, और अभी 3 साला दौर की इब्तिदा जनरल आसम मुनीर साहब जो है वो एक बहुत से चैलेंजेस भरे दौर के साथ जो है अपने कल के दिन का आगाज़ करेंगे। जनरल बाजवा साहब जो हैं वो उनके वाले से बहुत सारी जो है उनका 6 साला दौर था। आपको पता है कि इस हवाले से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, सियासी उतार चढ़ाव आए, उन पे बात करते हैं। और दूसरा, जनरल आसम मुनीर साहब के हवाले से भारत में एक हलचल सी मची है। पता नहीं क्यों इंडियंस जो हैं वो इस कदर क्यों कंसर्न्ड होते हैं। वहाँ भी आर्मी चीफ आते जाते रहते हैं, मगर यहाँ तो किसी को पता ही नहीं होता। मगर वहाँ जो है तो वो बहुत तबसरे होते हैं। पता नहीं उनको क्या ख़तरात होते हैं। ज़ाहिर है हमारी एक बहुत प्रोफेशनल दुनिया की 7वीं बड़ी फ़ौज है जी, ताकतवर तरीन फ़ौज है। इस हवाले से ज़ाहिर है एक उनको प्रॉब्लम होती होगी। जनरल बाजवा साहब जो है उनका 6 साला दौर, आपको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब ने जनरल साहब को आर्मी चीफ उस दौर में बनाया गया था जब नवाज शरीफ साहब थे। फिर उनके 4 साला जो है नवाज शरीफ साहब का दौर, उनकी दौर में अख्ताम पजीर हुआ। अख्ताम पजीर क्या हुआ, मतलब है उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। फिर 2018 में इलेक्शन हुए और इमरान खान साहब आए, और फिर इमरान खान साहब की 4 साल बाद हुकूमत ख़त्म हो गई, 3.5 साल बल्कि। और इसके बाद फिर एक रजीम चेंज हुआ। उस हवाले से जनरल बाजवा साहब जो हैं वो हदफ़ तनकीद रहे। पहली बात ये कि नवाज शरीफ साहब का दौर मुकम्मल नहीं हुआ, फिर इमरान खान साहब का दौर मुकम्मल नहीं हुआ। जब नवाज शरीफ गए और फिर इमरान खान साहब आए तो फिर एक लेबल लगा जी सिलेक्टेड हुकूमत है। पीछे कौन है जी, फ़ौज है। फ़ौज में कौन है जी, जनरल बाजवा साहब है। फिर उनका दौर जब ख़त्म हुआ, एक रजीम चेंज की वो हुआ जिसमें वापस मुस्लिम लीग नून और उनका इत्तेहाद बनवा के 11 पार्टियों को बरसर इक़्तिदार लाया गया। तो फिर उस पर तनकीद क्या थी कि जनरल बाजवा साहब इस रजीम चेंज का हिस्सा है, और बहुत ही ज़्यादा तनकीद का निशाना किया गया। बहुत ही ज़्यादा उन पर वो तनकीद की गई कि ये वो जमात है कि जिन्होंने आर्मी पे बहुत ज़्यादा तनकीद की और क्या कुछ नहीं कहा। तो फिर उनको वापस लाने के लिए उनके पीछे कौन था, वो भी फिर इल्ज़ाम बाजवा साहब की लगा। अब इसमें हक़ाइक़ क्या है, कितना सारा सच है, और इसमें ये तारीख़ के साथ जो है सारा कुछ बरसर इक़्तिदार होते हुए तो किसी के सामने कुछ नहीं आता। मगर जो इक़्तिदार से हटते हैं कोई, चाहे वो सिविल हुकूमत है या कोई अदलिया है या फिर फ़ौज में बैठे हुए लोग हैं, ये बाद में इनकी डिटेल्स आ रही होती हैं। गोया कि हर जो इक़दाम होता है हुकूमत का आने का जाने का, और उसमें जो कुछ होता है ये तारीख़ का हिस्सा बन जाता है। तो जनरल बाजवा साहब जो है उन्होंने अपनी कमान जो है वो आज जनरल आसम मुनीर साहब के हवाले कर दी है जी। तो जनरल आसम साहब जो हैं उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब वो चैलेंजेस जो है उसके पिछले दौर में, जैसा कि जनरल बाजवा साहब जो है उनके जो कमांड थी
ज़ाहिर है सियासत और फ़ौज जो है ये जिस तरह के हमारा माहौल बनता आया है उसमें दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि आर्मी चीफ़ को जो है वो हमारे सियासी लोग जो है वो मुंतखब करते हैं। वो किसी भी सीनियर तरीन जो है जनरल, इस दफ़ा ये पहली तारीख हुई है, पहली दफ़ा ये हमारे मुल्क में ये हुआ है कि टॉप सीनियर मोस्ट जनरल जो मेरिट पे थे उन्हें कमांड दी गई है। अल्लाह करे कि आइंदा ये सिलसिला चलता रहे और फ़ौज जो है इस पर सख्ती से कर बंद रहे और करवाए इस पे अमल सियासी लोगों से कि नहीं, सीनियर मोस्ट जो है वही उन्हीं के हवाले कमांड की जानी चाहिए। अब इसमें जो बाजवा साहब हैं उनके दौर में क्या हुआ, उनका दौर तो खैर वो सिपा सलार थे, दौर तो ये गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों का होता है। मगर 6 साल दौर में जिस कदर जो है इस मुल्क में सियासी लोग हों, सहाफ़त से जुड़े लोग हों, सिविलियन लोग हों, जिस किसी ने तनकीद की उसको धमकियाँ दी गई या जेल में डाला गया या कुछ शहीद कर दिए गए। तो बाजवा साहब हो या ना हो इसमें ये एक अलग बात है, मगर सारे इल्ज़ामात जो है वो बाजवा साहब हद तनकीद रहे। दूसरा उसके दौर उनके दौर में सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो अवाम और फ़ौज के दरमियान खला जो है वो इतना बड़ा पैदा हुआ कि जिसको पुर करना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आपको पता है कि फ़ौज और अवाम जो है ये लाज़िम व मलज़ूम है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सियासी लोग तो आते जाते हैं, अवाम का सिलसिला जो है वो परमानेंट होता है फ़ौज के साथ। अब फ़ौज सारी तो खैर तनकीद का निशाना नहीं बनती ना जी, उसमें क़यादत जो है सामने तो वो वही होती है, वही रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो वही इन हालात को संभालती है या जो इल्ज़ामात लगते हैं उनको कैसे वो बैलेंस करती है, ये कमांड पे डिपेंड करता है। अब ये जो खला पैदा हुआ है अवाम और फ़ौज के दरमियान, ये फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा था या ये सियासी लोग इनमें शामिल थे जो ये चाहते थे कि फ़ौज के साथ अवाम का जो रिश्ता है ये इसमें जितना एतमाद है इसको ठेस पहुंचाई जाए। अब ये ठेस पहुंचाने का अमल जो है वो सियासी लोगों के ज़रिए अगर हुआ है तो क्या वो फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा थे? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। अब जनरल आसिम मुनीर साहब तशरीफ़ लाए हैं तो उनसे पूरी कौम की बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता है। उनके सामने जनरल बाजवा साहब के दौर के ढेर सारे जो मसाइल पैदा हुए हैं, उनका दौर मैं फिर यही कहूँगा कि दौर उनका नहीं था, दौर सियासी लोगों का था। मगर वही बात है कि सियासत और फ़ौज जो है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ ऐसी रहे, हालांकि और ममालिक में शायद ऐसा नहीं होता होगा। अब उनके सामने चैलेंजेस क्या है जी, इस वक्त तो सियासी हलचल पैदा हुई है तो इसका भी इल्ज़ाम जनरल बाजवा साहब को दिया जाता है। अब जनरल आसिम साहब है, इसको ये किस तरह से वो उसको अपनी स्ट्रीम लाइनिंग करते हैं, इस सियासी निज़ाम को कैसे वो पटड़ी पर लाएंगे, इस तरह से फिर जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। अब इंसाफ देना तो अदालतों का काम है, मगर जो फ़ौज पर इल्ज़ामात है उसको किस हद तक वो वाश आउट करेंगे। अब इनमें हमारे कितने सारे सहाफ़ी जो है मुल्क छोड़ के भागे हुए हैं, ठीक है जी। अब इल्ज़ाम किस पे लगता रहा है, वो भी बाजवा साहब पे लगता रहा। बाजवा साहब हालांकि हो सकता है इसमें उनका कोई अमल दखल ना हो, ये काम सियासी लोग करते रहे, मगर ये सारा कुछ उनके ज़िम्मे धरते रहे हमारी जो हुकूमतें हैं। जो पर्दा दर पर्दा या सामने कुछ भी हो, इसमें वो हम हमारे और आपके सामने है कि क्या और किस तरह से होता रहा है। तो हमारे जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, इंशाल्लाह जैसा कि उम्मीदें हैं लोगों की और जितने वो कॉम्पिटेंट है, उम्मीद है कि वो इन मसाइल पे काबू पाएंगे। सबसे बड़ा मसला इस वक्त इंतखाबात का है जी। इंतखाबात को यकीनी बनाना टाइम पे होते हैं या टाइम से पहले होते हैं, इनको सियासी लोगों को अपनी टेबल पे एक टेबल पे ला के उन्हें इस पॉइंट पर लाना कि आप सियासी हल निकालें, इसका इंतखाब कब कराने नहीं कराने हैं वो सियासी लोग आपस में। मगर वो एक ही शख्सियत है जो नए जनरल साहब हैं, वो ये काम सर अंजाम दे सकते हैं। मुआशी हालात हमारे मुल्क के इंतहाई डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँचे हुए हैं और इसी हवाले से हमारी बदअमनी जो है, आप देखते हैं किस कदर ज़्यादा इस वक्त मुल्क में बदअमनी है, लाकानूनियत है। इससे
हमारी मईशत से जुड़े हुए ढेर सारे मसाइल हैं जी, जिनको हल करना जो है वजूद शीर लाने के मतरादिफ है। अब जनरल साहब जो हैं, हालांकि आर्मी चीफ हैं, वो फ़ौज से ताल्लुक़ है, वो फ़ौज की कमांड है उनके पास, मगर हमारे मुल्क में, वही मैं फिर कहूँगा, बार बार मैं यही वो अर्ज़ करता हूँ कि हमारे मुल्क में जिस तरह से फ़ौज और सियासत जो है वो साथ साथ जुड़े हुए हैं, तो इस हवाले से पिछले दौर में आपने देखा बाजवा साहब, सियासी लोगों को कर्ज नहीं मिल रहा था, मुल्क इमदाद देने के लिए तैयार नहीं थे। ये जो अभी गवर्नमेंट बैठी हुई है, इत्तेहादी गवर्नमेंट, जनरल बाजवा साहब ने बहुत सारी इनकी मुआशी हालात को सुधारने के लिए बहुत हेल्प की, चाहे वो पैसे लेने का मामला हो या इसकी कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग हो, कोई भी हो, उन्होंने बहुत मावनत की है। इसीलिए अभी जो जनरल आसिम मुनीर साहब आए हैं, अब ये भी, इनके सामने भी चैलेंजेस वही हैं। आते ही उनके साथ तो ढेर सारे जो है वो मसाइल उनके सामने हैं। तो कल मेरा ख्याल है अब वो किसी उनके पास स्पेस ही नहीं है कि वो कुछ दिन आराम से वो स्टार्ट लेंगे। आते ही उनके सामने जो है ढेर सारे मसाइल खड़े हैं। यकीनन उन्होंने अपनी टीम भी तश्कील दे दी होगी, फिर उन्होंने तकर्रियाँ तबादले जो करने हैं वो भी अब आके वो करेंगे, सूटेबल सीट पर सूटेबल लोग बैठाएंगे। हर जगह कॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए होते हैं और उनका तकर्रर करना जो है वो उसकी उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से वो उनके सामने है। और अब वो कितना सारा अहम रोल प्ले करेंगे हमारे हालात को सुधारने में, ये एक बहुत बड़ा इम्तहान है उनके साथ पे। अल्लाह ताला उन्हें कामयाब फरमाए जी, इंशाल्लाह ज़रूर सुरखरू होंगे वो अपनी। हाफ़िज़ कुरान भी है जी हमारे मुल्क में, इंडियंस को ये बहुत मसला है जी, इस्लामिक फोबिया, जैसा कि उसके पीछे पूरी दुनिया ही पड़ी होती है। तो नेक इंसान है, इंशाल्लाह आवाम जो है वो शायद सुरखरू होगी, वो भी कुछ उम्मीदें जो वाबस्ता है पूरी होती हुई नज़र आएंगी। इसके बाद जी इस्तीफ़े जो है इस गवर्नमेंट के लिए वो चैलेंज बन गए हैं। चारों असम्बलियों से इस्तीफ़ों का मामला है जी, मगर सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है वो पंजाब पे ही क्यों, तख्ते पंजाब पे ही क्यों? इसलिए कि तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का सूबा है और इस पे जो कहा जाता है कि जो वज़ीर आला के मनसब पे बैठता है वो समझे कि वज़ीर आज़म ही होता है, और पंजाब का सूबा जिसका तावन सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, वो हुकूमत जो है उस पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रही है। तो जरदारी साहब ने भी डेरे लगा लिए हैं, गवर्नर राज का सोचा जा रहा है। और सुना है जी बलूचिस्तान असम्बली से जो है वो 4 लोग जो रिंद साहब हैं उनके साथ जो है वो इस्तीफ़े नहीं देंगे, और जो गवर्नमेंट में बैठे स्पीकर है और 2 वजारतों में बैठे हुए लोग हैं वो तो एग्री हैं, मगर 4 लोग नाराज़ हैं। वो पीटीआई की उनकी पीटीआई से कुछ शिकायतें थीं, इस हवाले से वो शायद अपना फ़ैसला वो कुछ और दें। मैंने जैसा कि पहले बोला था कि यहाँ पर जो है खान साहब ने ऐलान कर दिया है। अब वो है कि कितने लोग साथ देते हैं, कितने नहीं देते, कितने लोग राजा रियाज साहब की तरह असम्बलियों में बैठना पसंद फरमाएंगे और कुछ उन लोगों में से अपोजिशन लीडर बन के बाबराजमान हो जाएंगे। मगर मैंने जैसा कि कल बताया था कि 10 तारीख 10 तारीख तक हालात किस रुख पे जाते हैं। खान साहब ने अगले लहे अमल का जो है वो इस्तीफ़े जो है वो हो सकता है ना आए, इसलिए कि अगर हालात जो है वो ऐसे बन जाते हैं कि इलेक्शनों की तरफ जाया जाता है, इलेक्शन रिफॉर्म्स पार्टियां आपस में बैठ के, जैसा कि कुछ इंडिकेशंस आ रही हैं, नून लीग वालों का भी सॉफ्ट जो है एटीट्यूड, वो भी इस बात की इंडिकेशन है कि शायद हालात जो है उन्हें संभाला जाएगा। मगर ये इस्तीफ़े लेके इस वक्त तो काफ़ी हलचल मची हुई है, मगर 10 तारीख जो है वो खान साहब की जो है वो ख़ास है। अगर देखें उन्हें अपने फेवर में हालात नज़र नहीं आते, उन्हें इलेक्शनों का अब भी कोई कामयाबी नहीं होती, कोई डेट लेने में कामयाबी नहीं होती, तो फिर वो इस्तीफ़ों का ऐलान करेंगे। अदरवाइज़ हो सकता है अभी चूँकि हमारी कमांड जो है वो आर्मी की वो चेंज हो चुकी है, वो इन हालात को सुधारेंगे। और सबसे बड़ा उनके सामने चैलेंज यही है कि हो सकता है तहरीक इंसाफ जो है वह असम्बली से इस्तीफ़े देने की नौबत तक ना पहुँचे। अब आते हैं जी आज इसी से जुड़ी बात है कि जो हमारे फवाद चौधरी साहब हैं वो अमरीकी सफ़ीर से मिलने गए हैं। 1 घंटे की मुलाकात रही है, माशी सूरत-ए-हाल, इंटरनल सूरत-ए-हाल, इंटरनेशनल अफेयर्स, इस पे बात हुई है। मगर आपको पता है कि ये जो अमेरिका है ये
हुकूमतों के सिलसिले में जब कोई इलेक्शन आने वाले होते हैं या कुछ है, तो उनकी रवाबत जो है बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। अब देखिए वो उनकी तफसीलात क्या है, मज़ीद क्या है, मगर सर दस्त जो है उन्होंने मुल्क की हालात के बारे में बात की है, इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात की है। आगे आते हैं जी आज़म स्वाति साहब जो है वो बेचारे सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिए बैठे रहे, मगर उनकी सुनवाई नहीं हुई। ये हमारा मुल्क है जी जिसमें इतनी बड़ी पोस्ट पे एक सेनेटर बैठा हुआ इंसाफ के लिए, वो धरना दे के बैठा रहा, इंसाफ नहीं हुआ। अरशद शरीफ साहब जो है अपनी ज़िंदगी की भीख मांगते रहे, उनको ज़िंदगी की भीख नहीं मिली इस मुल्क के ईवानों से। ईवान मतलब इंसाफ, इंसाफ के ईवानों से। तो अब उनके हवाले से बड़ी ख़तरनाक खबरें हैं कि जी अब आज उनके बेटे ने फ़ोन करके जो है किसी को वो बोला कि जनाब उनकी जान को ख़तरा है, हो सकता है कि उन्हें कस्टडी में ही मार दिया जाए। तो ये बड़ी खौफनाक बात है जी, अल्लाह करे ऐसा ना हो, ये सब झूठ हो, ये र्यूमर्स भी होती है, कुछ होता है मगर तस्दीक तो नहीं होती। मगर वो घर वाले जो है वो भी खदशात का इज़हार कर रहे हैं। तो इसके साथ जनाब इजाज़त चाहूँगा, काफ़ी आपका इसमें टाइम हो जाता है, बातें जो है वो कंप्लीट नहीं की जाती, तो इसलिए अगली वीडियो में कोशिश करेंगे इस पे मज़ीद तफसीलात से बात करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। सलामत रहिए।